काफ़ी ज़्यादा दिनों से मुझसे कमेंट्स में बहुत सारे लोग स्टडी इन फ्रांस के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि अचानक से फ्रांस बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है पाकिस्तानियों के लिए बाकी मुल्कों की अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से या बहुत ज़्यादा ब्लॉक काउंट की वजह से या फीसों की वजह से। अब जिस मुल्क में ब्लॉक काउंट नहीं है वहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम है, जिस मुल्क में अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम नहीं है वहाँ महंगाई बहुत है। तो मुझे लगा ये आइडियल टाइम है फ्रांस के बारे में वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहला बच्चा ये सोचता है कि क्या मेरे लिए जिस मुल्क में जा रहा हूं या जाने का प्लान कर रहा हूं वो अच्छा है भी या नहीं। प्रोसेस तो सब कुछ बाद में आता है, मगर क्या मैं उस मुल्क जाऊंगा और वहां मैं अपनी लाइफ गुजार सकता हूं, या अगर मैं उस मुल्क जाऊंगा एज अ स्टेपिंग स्टोन कि मैं पहले फ्रांस चला जाऊं और उसके बाद मैं किसी और मुल्क स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी चला जाऊंगा, तो वहां से वो काम करेगा या नहीं। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं फ्रांस को एज एन ऑप्शन टू स्टडी। और कई अरसे से फ्रांस की पॉलिसी सेम चल रही हैं, वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मगर स्टूडेंट्स उसको देखते इसलिए नहीं थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए लोग जर्मनी वगैरह को देखते थे। पॉलिसीज वहाँ की सेम है, काफ़ी टाइम से वहाँ लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर अचानक से मशहूर इसलिए हो गया कि बाकी मुल्कों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, तो जाहिर है अब कल को फ्रांस में मुश्किल हो जाएगी। जैसे एक जमाने में इटली बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था, मगर अब इटली में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वीजे नहीं लगते हैं, 100 में से 10 बच्चों के वीजे लगते हैं। तो बच्चा हमेशा, एक स्टूडेंट जो एस्पायर करता है बाहर पढ़ाई करने के लिए, वो सोचता है कि नहीं अब अगला ऑप्शन ढूंढता हूं, अब अगला ऑप्शन ढूंढता हूं। तो इसलिए आप लोग भी हिम्मत नहीं हारिएगा, अगला ऑप्शन ढूंढेगा, मगर इस टाइम फ्रांस इज अ गुड ऑप्शन टू स्टडी। मगर सबसे पहले जो ये बंदा वीडियो देख रहा होगा उसके दिमाग में ये बात आएगी कि इज इट अफोर्डेबल, क्या मैं वहां पे जा रहा हूं तो अफोर्डेबिलिटी का तो मुझे मसला नहीं आएगा, कितने की पढ़ाई है भाई। तो हर जगह की दो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्रांस में बहुत ज्यादा हैं और बैचलर्स और मास्टर्स के बहुत ज्यादा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मगर मास्टर्स के कुछ ज्यादा ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट जाना चाहता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, इंग्लिश में पढ़ाई करने के लिए, अगर वो मास्टर्स में जाने का सोचेगा ना, तो वो जो कोर्स भी ढूंढेगा तकरीबन उसे वो मिल जाएगा, मगर नॉट इन बैचलर्स। बैचलर्स के बहुत ज्यादा कम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं सितंबर इनटेक में भी, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है बैचलर्स के कोर्सेज में, क्योंकि हर मुल्क में बैचलर्स के कोर्सेज कम होते हैं, जर्मनी में भी, फिनलैंड में भी, इटली में भी, हर जगह। और लाइकवाइज फ्रांस में भी बहुत कम कोर्सेज अवेलेबल हैं, मगर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स पे भी फ्रांस जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीसें बहुत कम होती हैं फ्रांस में, ये बात बिल्कुल सच है। किसी यूनिवर्सिटी की फी 500 यूरो है, और मैक्सिमम जो फी मैंने किसी यूनिवर्सिटी की देखी वो 4000 यूरो देखी, सालाना फी। ईयरली आपको 500 से लेकर 4000 यूरो तक देने पड़ेंगे इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, अगर आपको वहां पे आपका कोर्स मिल जाता है और एडमिशन मिल जाता है। मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितनी फीसें थी भाई? 6000 से 25000 यूरो तक भाई। 6000 और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज वो फीसेस होती हैं, हर यूनिवर्सिटी की अलग है, लेकिन 6000 मिनिमम स्टार्ट होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। और वो भी मतलब आप अगर किसी बहुत ही बुरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, देखो मेन गोल आप लोगों का पढ़ाई है, अगर वहां जाओ किसी बेकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे कि 6000 यूरो फी है मैं दे देता हूं, और वहां जाने के बाद आपको पता चले ये तो पढ़ाई करोगे क्या, आपका नंबर 1 गोल पढ़ाई। ये सिर्फ वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो असली में पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए आप फ्रांस में भी अगर जाओ तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाओ, पब्लिक यूनिवर्सिटी बेस्ट है, खास तौर पे मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स, बैचलर्स वाले भी कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ज्यादा। दूसरा सवाल ये आता है कि चलो अफोर्डेबल तो है, मैं 4000 यूरो फी भी दे सकता हूं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ना सालाना, और वहां पे जाके मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगा, वो कमा भी लूंगा, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स करना भी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, फ्रांस में मिल जाती हैं, निस्बतन आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फ्रांस की मार्केट बहुत बड़ी है। तो प्रोसेस फ्रांस का इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है फ्रांस का। उसके बारे में मैं अगली आने वाली वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें। बस सिर्फ कैच ये है कि आपकी 60% से ऊपर होनी चाहिए। बैचलर्स वाले बंदों के लिए 60, जिनको इंटर में आपकी 60 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए, और मास्टर्स वालों में भी 2.5 जीपीए से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा की और आप मास्टर्स पे जाना चाहते हैं, आप नहीं करिएगा फ्रांस के लिए अप्लाई, आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर आपका 5 साल से ज्यादा का गैप है आफ्टर योर एजुकेशन, आप नहीं करिएगा अप्लाई, आपका नहीं लगेगा वीजा। बहुत मुश्किल है, हो सकता है लग जाए, मगर 90% चांस है आपका नहीं लगेगा। और लोगों को पता होता है कि वेयर आई स्टैंड, कैसी मेरी प्रोफाइल है। और आइल्स कर लीजिएगा, आइल्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सेम वीडियो फ्रांस के बारे में भी चलेगी। उसके
बाद आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम आएगा कि हाँ, मगर मैं सोच रहा था कि इतना अगर आसान प्रोसेस है तो वहाँ पे जाने में मुश्किल तो नहीं होगी, अपॉइंटमेंट वगैरह तो वीज़ा की मिल जाती है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट्स का भी इतना बड़ा मसला नहीं है। फ्रांस में अभी तक बहुत आसानी से एडमिशन मिल रही है, मगर जूं दर जूं लोगों को फ्रांस के बारे में पता चलता चला जाएगा, अपॉइंटमेंट जाहिर है टफ होती चली जाएंगी, थोड़ी लेट मिलना शुरू हो जाएंगी। मगर एज ऑफ नाउ अपॉइंटमेंट्स का फ्रांस में कोई मसला नहीं है। आपको आज एडमिशन मिले, आप कल अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हो। आप 1.5-2 महीने में आपका सारा प्रोसेस मेरे हिसाब से मुकम्मल हो जाना चाहिए, अगर सही सही आप जाओगे हिसाब किताब से। फिर आप लोग ये सोच रहे होगे कि सही है यार, अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, प्रोसेस भी हो रहा है, एडमिशन भी हो रहा है, फीसें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या, वहाँ पे जाके रहना भी तो है, खर्चा भी तो करना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता चलूँ, देखो ये तो हर जगह का है। जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप किसी बड़े शहर में, कराची, लाहौर वगैरह में रहोगे तो किराए ज़्यादा हैं, किसी छोटे शहर में रहोगे तो किराए कम है। जर्मनी में भी ऐसा ही है, फ्रांस में भी। अगर आप पेरिस में रहोगे तो किराए ज़्यादा ही मिलेंगे और थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगी किराए देने के लिए। और अपनी ग्रोसरीज तो चलो सेम ही होती है, मगर किराए ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ा खर्चा यूरोप में रहने का साहब किराया ही है। जितना मैं यहाँ पे अगर 1000 यूरो यहाँ पे मैं किराया दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे शायद 600-700 यूरो देना पड़े। 2 मेन चीज़ें होती हैं बाहर आके जो मैनेज करनी होती है, वो एक किराया होता है और एक आपकी फीसेस होती हैं, अगर फीसेस हैं तो। मगर बाकी सब फ्रांस में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, हाँ, जो कि स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंच आने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो आप अपना किराया और फीसें निकाल लेते हो। ज़रा बड़े शहर में रहोगे तो कमाओगे भी थोड़ा सा ज़्यादा, वहाँ पे इनकम भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो फ्रांस में भी बाकी तमाम मुल्कों की तरह 2 इंटेक्स होते हैं। एक बड़ा इंटेक होता है जो सितंबर इंटेक है, सितंबर में जिसकी क्लासेस शुरू होती हैं, उसके एडमिशंस खुलने शुरू हो जाते हैं नवंबर से, यूनिवर्सिटीज़ ना। हाँ, और वो आपका प्रोसेस चलते 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 सितंबर तक आप वहाँ पे फ्रांस में पहुँच जाते हो। और जो छोटा इंटेक होता है जिसमें अराउंड 20% यूनिवर्सिटीज़ एडमिशंस खोलती हैं, जैसे कि बाकी तमाम मुल्कों में समर इंटेक हमेशा एक छोटा इंटेक होता है, कम यूनिवर्सिटीज़ कम कोर्सेज खोलती हैं, उसमें भी मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मगर निस्बतन टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसमें कम एडमिशंस खुलते हैं। तो उसके एडमिशंस खुलते हैं अराउंड जून जुलाई से, और उसकी क्लासेस शुरू होती हैं जनवरी में। विंटर इंटेक के एडमिशंस जो बंद हो जाते हैं वो तकरीबन अप्रैल मई के टाइम पे बंद हो जाते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के, और आपको जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा एडमिशन का चांस होता है, ये हमेशा याद रखना। और समर इंटेक के एडमिशंस खुलते हैं अराउंड जुलाई अगस्त में, जिसकी क्लासेस शुरू होती हैं जनवरी में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी हमने अच्छी अच्छी बातें तो बता दी, देखो, मगर आप लोग ये वीडियो इसलिए नहीं देख रहे, इस वीडियो का टाइटल है प्रोज एंड कॉन्स। तो अब आते हैं हम नुकसान पे और कॉन्स पे, जो कि फ्रांस में मुझे पढ़ने के लिए लगे। और क्योंकि मैं फ्रांस विजिट कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि वहां पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1 इज बैंक स्टेटमेंट। फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए ब्लॉक अकाउंट तो नहीं चाहिए, मगर मिनिमम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपके पास तकरीबन 10 से 12 हज़ार यूरो की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा ही रखना आप लोग अगर रखो तो समझ लो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा की आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, जो कि प्रीवियस 6 महीने के आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप 10,000 यूरो डाल दो, हर महीने की होनी चाहिए होती है, और मिनिमम जो होती है वो 615 यूरो होती है पर मंथ बैंक स्टेटमेंट। हाँ, वैसे तो भाई ये है ना हिसाब किताब के, आपका मंथली वो एक कैलकुलेट करते हैं, वो टैक्स रिटर्न वगैरह ये सब कुछ देखने होते हैं, कि उनको देखना होता है कि आपकी जो लाइन है वो ऑथेंटिक है, कि भाई वो नहीं है, किसी से लेके नहीं लिए, या ये नहीं है, या वो नहीं तो है, जैसे इटली में होता था। वो तो ऑब्वियस बात है, हर मुल्क में ऐसा ही होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट ऑथेंटिक लगनी चाहिए। मगर आप लोग 10,000 से ऊपर की बैंक स्टेटमेंट दिखाना, तो आपका वीज़ा रेशो फिर बढ़ जाएगा। दूसरा कौन जो मुझे ये लगा कि वीज़ा रेशो यहाँ का अच्छा है, अराउंड 70% है, मगर ये उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी ममालिक का है। जैसे जर्मनी का बहुत अच्छा वीज़ा रेशो है, फिनलैंड का बहुत अच्छा वीज़ा रेशो मुझे लगा, तो इससे भी बेहतर वीज़ा रेशो के कंट्रीज़ हैं। मगर फिर भी हैविंग सेड दैट, ये एक प्रो भी मुझे लगा और एक कॉन भी लगा कि अराउंड 70% वीज़ा रेशो है। कुछ लोगों की जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, 3 GPA से ऊपर है या 70% से ऊपर है, उनके लिए बढ़ भी सकता है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, उनके लिए बढ़ भी सकता है। या पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उनके लिए बढ़ भी सकता है। मगर जिन बच्चों की कम परसेंटेज है, कम बैंक स्टेटमेंट है, वो सिर्फ 615 यूरो, क्योंकि पर मंथ की रिक्वायरमेंट 615 है, तो एक साल की आपको मिनिमम जो बैंक स्टेटमेंट दिखानी है वो 8,000 यूरो दिखानी है। मैंने 10,000 आपको टू बी ऑन द सेफ साइड का 8,000 यूरो प्लस योर फीस, वो चाहे 250 यूरो या चाहे वो 10,000 यूरो, वो प्लस आपको करनी होती है। ये रूल है बैंक स्टेटमेंट के लिए। आपकी 615 मंथली है, 615 से आप मिनिमम 8 महीने लगा लो, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार की। इन दी एंड आपको प्लस लगा के अपनी जो
यूनिवर्सिटी फीस होगी ना वो भी ऐड करनी होती है अपनी बैंक स्टेटमेंट में हाँ, वीजा अप्लाई करते हाँ, टाइम, ताकि उनके पास ये हो कि ये जब ये आए यहाँ इसके पास 615 महीने का खर्चा और प्लस इसके पास इन दी एंड अगर इसकी जॉब नहीं लगती तो इसके पास इसकी फीस होनी चाहिए, चाहे वो 250 यूरो, चाहे वो 4000 यूरो, चाहे वो 25,000 यूरो। लेकिन वो ये कि आप 250 से 4000 यूरो लगाओ अगर आपकी जितनी भी फीस है, लेकिन इन दी एंड आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की, एंड में आपने प्लस करके अपनी फीस भी डाली नेक्स्ट ईयर की। अब दूसरा जो मुझे प्रो लगा और कॉन भी लगा वो है इनका PSW, क्योंकि फ्रांस में सिर्फ पाकिस्तानियों को 1 साल का जॉब हंटिंग वीजा मिलता है। मुझे ये समझ नहीं आया यार क्यों इंडियंस को 2 साल का जॉब हंटिंग वीजा मिलता है। पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, बांग्लादेशी इनको 1 साल का मिलता है और ये बढ़ नहीं सकता। हाँ। बाकी ममालिक में बहुत ज्यादा वीजा PSW मिलता है। फिनलैंड में 2 साल का मिलता है, जर्मनी में 1.5 साल का मिलता है, जो कि बढ़ाया भी जा सकता है किसी और कोर्स में रह के एडमिशन लेकर, मगर नॉट इन फ्रांस। फ्रांस में आपको 1 साल का मिलेगा। सिर्फ इंडियंस को छूट है कि उनको 2 साल का मिलता है, 2 से 4 साल का मिलता है उन्हें PSW, मगर पाकिस्तानियों को 1 साल का मिलता है। खैर 1 साल भी बहुत ज़्यादा टाइम है, मगर मुझे लगा कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था थोड़ा बहुत। अगर आप इंडियंस को दे रहे हो 2 साल का, तो आपको पाकिस्तानियों को भी 2 साल का जॉब हंटिंग वीज़ा देना चाहिए। तीसरा जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है वहाँ का कौन, और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वहाँ पे एक्सट्रीम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं। लैंग्वेज बैरियर तो एक अलग लेवल। मैं फ्रांस एक वाहिद मुल्क है जहां मैं गया, और इटली में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है। इटालियन आपको आना जरूरी है, मगर फ्रेंच लोग थोड़े से मुझे रूड भी लगे। मैंने एक पूरी सीरीज अपलोड करी है फ्रांस की, वो आप देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे। तो वहां पे मेरी लिटरली लड़ाई हो गई थी लोगों से कि यार आप लोग, इतने सारा टूरिज्म है आप लोगों के यहाँ, आप लोग स्कूल में अंग्रेजी सीखते हो और आप अंग्रेजी बोलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? अंग्रेजी आती सबको है, बोलता कोई नहीं है। बहुत मुझे लगा कि वहां पे एक्सट्रीम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, और ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी जॉब ढूंढने की स्किल पे भी। अगर आप IT के बंदे हो ना, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आपको फ्रेंच की उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई कंपनीज उसमें भी फ्रेंच रिक्वायर करती हैं, मगर अगर आप किसी और जेनेरिक फील्ड के हो ना, जैसे बिजनेस वगैरह, मार्केटिंग वगैरह के हो, तो बोलेंगे आप फ्रेंच सीख कर आओ। आई एम नॉट सेइंग कि आप सीख नहीं सकते, फ्रेंच बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बान भी नहीं है, एटलीस्ट नॉट एज डिफिकल्ट एज फिनिश, मगर फिर भी एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मुझे वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम लगी। मगर स्टूडेंट लाइफ में पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको इतना ज़्यादा फ्रेंच का मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स देखे जो वहाँ पे मैं अक्सर फ्रांस जाता रहता हूँ, ज़ाहिर है हर दफ़ा उसकी वीडियोज़ अपलोड नहीं करता, मगर मुझे लगा कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, जो कि बोलने का जिनमें काम नहीं होता है। तो मुझे फ्रेंच आप ऐसा समझो कि आपके लिए मैंडेटरी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप ये समझो कि मैंडेटरी आपको आनी लाजमी है सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि जर्मनी, फिनलैंड में सर्वाइव करने के लिए आपको फिनिश नहीं चाहिए, आप इंग्लिश की बेसिस पे पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। मगर जर्मन बहुत आसान है। हाँ। जर्मनी में चाहिए, ऐसी बात नहीं, कभी ना कभी हाँ। देखो फिनिश भी चाहिए, जर्मन भी चाहिए, फ्रेंच भी। जिस मुल्क में जिस मुल्क में आप रह रहे हो उस मुल्क में कभी ना कभी आपको उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी। आप कभी भी ऐसे उस मुल्क में पूरी जिंदगी फिर फायदा क्या उस मुल्क में गुजारने का, जब आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। इसके बाद जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि आफ्टर डिग्री ना जॉब मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव जॉब मार्केट है फ्रांस की, हालांकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उन लोगों के पास, मगर वो पहली बात तो रेकमेंड करते हैं हमेशा एक फ्रेंच बंदे को। दूसरा फिर वो बोलते हैं कि कोई यूरोपियन मिल जाए। फिर तीसरे नंबर पे आता है कोई पाकिस्तानी या इंडियन जिसको फ्रेंच आती हो, वो ज़्यादातर फ्रेंच पे फोकस करते हैं, और जॉब मार्केट काफ़ी कंपेटिटिव है। तो ज़्यादातर मैंने यही ट्रेंड देखा है कि फ्रांस में स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो, और क्योंकि आप एक दफ़ा यूरोप आ गए फिर तो आप किसी भी कंट्री में आफ्टर योर स्टडीज जॉब ढूंढ सकते हो, तो फिर वो वहीं बैठे बैठे कहीं और जर्मनी वगैरह में जॉब ढूंढते हैं और फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मगर फ्रांस में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कंपटीशन लगा, तो ये बात बताना भी ज़रूरी थी। इस चीज़ को ज़रूर, अगर आप ये सोच कर आना है ना कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रांस में गुजारनी है, फिर आते के साथ आपने मेन फोकस अपना लैंग्वेज पे भी रखना है। पढ़ाई पे तो रखना ही रखना है, मगर लैंग्वेज पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए मुझे नहीं लगा, एक बेसिक मैंने आप लोगों को एक मेन इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसके साथ साथ आप अपना शुरू कर सकते हैं जर्नी फ्रांस जाने के लिए। अभी एडमिशंस खुलने वाले हैं सितंबर इनटेक के लिए, आइल्स करना शुरू कर दीजिए अपना, और अभी खुले हुए भी हैं फॉर द जनवरी इनटेक, जिसकी क्लासेस फरवरी मार्च से शुरू होती हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी एक सीरीज़ बना के डालता चला जाऊंगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मुझसे रब्ता करना है आप लोगों को तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मेरी क्लास बुक कर सकते हैं थ्रू कैलेंडली। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। प्लीज़।